नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हाजिर हैं लेवल 4 की बूस्टर वीडियो लेकर, जिसमें हम लेवल 4 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन करेंगे, जिससे आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक, यानी कि पावर स्ट्रोक के दौरान इंजन का जो तापमान है वो कितना हो जाता है। तो ये हमारा जो कूलिंग सिस्टम का कंसेप्ट है उसमें से लिया गया है। इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है कि पावर स्ट्रोक के दौरान जो इंजन का टेम्परेचर है वो किस रेंज में आता है। तो आपने उसका उत्तर लिखना है 700 to 900 डिग्री सेल्सियस, 700 से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद एक आता है क्वेश्चन, कूलिंग सिस्टम जो इंजन से है कितने प्रतिशत हीट को हटाता है। तो उसका उत्तर आ सकता है 30% हीट को। तो ये यदि आपसे ये भी पूछा जाए कूलिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य हैं, तो उसका भी एक कार्य ये वाला भी आ जाएगा कि यह इंजन से 30% हीट को हटाता है। कूलिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंस पूछी जाए तब भी यही आप बता सकते हैं। उसके बाद है कूलिंग सिस्टम की नीड क्या है, ज़रूरत, क्योंकि यह बहुत हमारे लिए कूलिंग सिस्टम इंजन के लिए, जो मतलब हमारे इंजन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि टेम्परेचर अधिक होगा तो क्या होगा, यह इंजन के भागों को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, ख़राब कर देगा, जिससे क्या होगा इंजन ऑयल की, और साथ में क्या कर देगा इंजन ऑयल की विस्कोसिटी को कम कर देगा, जिससे इंजन ओवरऑलिंग, इंजन का दोबारा से फिर से उसको डिसमेंटल और असेंबल करके उसके बोरिंग वगैरह का वर्क है, जो पिस्टन चेंज करने का, जो उसको कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं ओवरऑलिंग। तो उसकी ओवरऑलिंग करने की नौबत आ सकती है। तो यहाँ तक तो ये हमारी कूलिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंस थी। अब आता है आपके पास एक वाल्व मैकेनिज्म। वाल्व की मैकेनिज्म क्या होती है। तो वाल्व की जो मैकेनिज्म, वाल्व मैकेनिज्म कहते किसको है, सबसे पहले डेफिनेशन यदि आपसे पूछे कि वाल्व मैकेनिज्म से क्या अभिप्राय है। वाल्व के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया के लिए जो प्रबंध किया जाता है, अरेंजमेंट किया होता है, उसको बोलते हैं वाल्व मैकेनिज्म। जिस मैकेनिज्म से वाल्व ओपन और क्लोज होते हैं उसको वो क्या बोलेंगे, वाल्व मैकेनिज्म। तो यहाँ डेफिनेशन भी लिख रखी है। और उसके बाद टाइप्स हैं हमारे, पहला है OHV, फिर है OHC। OHV में क्या होगा, ओवरहेड वाल्व। इसमें वाल्व ऊपर होगा, कैम नीचे होगी। मान लीजिए ये वाल्व ने खुलना है तो यहाँ पे वाल्व है, लेकिन कैम ने खोलना है वो यहाँ पे है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा तो इसको खोलेगी कैसे। तो यहाँ पर एक रोकर का इस तरह का अरेंजमेंट होता है और बीच में एक पुश रोड बनाई जाती है। तो ये जब जंप लेकर, ये वाला जिसका लोब है जब ऊपर को आएगा तो ये इसको जंप देगा, स्प्रिंग होता है यहाँ पर। तो ये इसके जंप देने से ये इस प्रकार से ऐसे रोटेट होगी, ये नीचे को आ जाएगी, तो इसको वाल्व को खोलेगी। यहाँ भी स्प्रिंग्स लगे होते हैं। इस प्रकार का कुछ अरेंजमेंट होता है, आपने अपने स्कूल के करिकुलम में पढ़ लिया होगा। यहाँ पर हम जस्ट रिवीजन करते हैं। ओवरहेड कैम, और OHC को बोलेंगे ओवरहेड कैम मैकेनिज्म। इसमें ओवरहेड कैम मतलब ऊपर कैम होगी, कैम शाफ्ट जो है वाल्व से ऊपर रहेगी। तो उसके अरेंजमेंट दो तरह से हो सकते हैं। बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर होगी, मान लीजिए कैम जस्ट इसके ऊपर है, वो भी अरेंजमेंट हो सकता है, या इसके बिल्कुल थोड़ा सा साइड में है और उसके साथ रोक कर लगी हुई है, लेकिन होगी पोजीशन इससे ऊपर। और इस वाली पोजीशन में कैम शाफ्ट जो है वो कहाँ पर होती है, ये होती है क्रैंक केस में, निचले हिस्से में। और इस वाले में होती है कैम शाफ्ट है जो हमारी सिलेंडर हेड में होती है। तो इस प्रकार से 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं। तो इस मैकेनिज्म के बारे में बताना है तो आप इन 2-3 लाइनों को जोड़कर बना सकते हैं विद डायग्राम। और यदि आपने डेफिनेशन की बजाय फुल फॉर्म पूछी है तो आपने फुल फॉर्म लिख देनी है। और यदि ये पूछा गया कि इस मैकेनिज्म में कैम शाफ्ट किस पोजीशन पे होती है, तो OHC में ओवरहेड कैम में कैम सिलेंडर हेड में होगी और ओवरहेड वाल्व में कैम क्रैंक केस में होगी। उसके बाद आता है एक हमारा अलाइनमेंट की कुछ टर्म्स हैं, वो बताते हैं आपको। टो इन क्या होता है। टो इन क्या होता है, बेसिकली यदि हम ये गाड़ी के सामने से देखें, यहाँ से गाड़ी खड़ी है, उसके चारों टायर हैं, उसके सामने से हम यहाँ से देख रहे हैं इसको, तो ये स्ट्रेट जो लाइन है इसकी, ऐसे स्ट्रेट लाइन है जो, इस स्ट्रेट लाइन से यदि ये टायर फ्रंट से बाहर की ओर होंगे टर्न हुए तो उसको बोलेंगे टो आउट। लेकिन यहाँ पर हम टो इन पढ़ रहे हैं तो पहले टो इन बता देता हूँ आपको मैं। तो बाहर से ये वर्टिकल स्ट्रेट में, तो ये अंदर की ओर, फ्रंट से अंदर की ओर मुड़े होंगे तो उसको हम बोलेंगे टो इन। और यदि ये है फ्रंट स्ट्रेट से क्या होंगे, बाहर की तरफ होंगे, आउटवर्ड होंगे, तो उसको हम कहेंगे टो आउट। और जनरली इसको हम टो इन रखा जाता है क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर, जिसको हवा से टकराती है, जब हमारी गाड़ी आगे से जाती है उसको हवा फेस करती है, तो अपने आप ही वो टो इन जो होता है वो अपने आप खुल जाते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट चलने लग जाते हैं। तो कुछ एंगल का इसको टो इन दिया होता है। टो आउट होता है तो इसका मतलब हमारी जो अलाइनमेंट है वो आउट है और उसको जो करेक्ट करने की नीड है। इसके बाद आता है हमारा कैम्बर। कैम्बर क्या है, कैम्बर भी एक सामने से देखने पर ही आपको मिलेगा, लेकिन वो आपने इस टाइप से हॉरिजॉन्टल नहीं देखना, आपने देखना वर्टिकल। तो यहाँ से इसका वर्टिकल स्ट्रेट से जो ये टायर है, इस टाइप से टायर है, जो ये तो टायर पहले हमने ऐसे इस टाइप से देखे थे, लेकिन ये टायर अब हमने सामने से वर्टिकल स्ट्रेट से इस टाइप से देखने हैं।
तो यदि वो वर्टिकल स्टेट से बाहर की तरफ है तो इसका मतलब पॉजिटिव कैम्बर है, अंदर की तरफ है तो नेगेटिव कैम्बर है, और बाहर या अंदर दोनों के होने को क्या बोलेंगे, वर्टिकल स्टेट से कैम्बर। उसके बाद हम बात करते हैं कैस्टर। कैस्टर क्या है कि जो हमारा स्टीयरिंग का पाइवट जॉइंट होता है, जिसके द्वारा हम शॉकर के द्वारा पूरा हब के साथ टायर को लिंक करते हैं, तो उसमें एक एंगल दिया जाता है और वो एंगल वर्टिकल स्टेट से अंदर या बाहर की तरफ होता है। बेसिकली इसको फॉरवर्ड रखा जाता है, फॉरवर्ड रखने को ही बोलते हैं हम पॉजिटिव कैस्टर। तो कैस्टर हमेशा पॉजिटिव होती है। यह है स्टीयरिंग पाइवट जॉइंट के व्हील के सेंटर से वर्टिकल एक्सिस पर, ये वर्टिकल एक्सिस होता है टायर की साइड है, बनाया गया एंगल है। तो इस तरह से शॉकर को या स्टीयरिंग की जो जॉइंट है उसको थोड़ा सा एंगल दिया जाता है, जिससे कि हमारी कोई भी रोलिंग का जो हम काम लेते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा टेपर देना पड़ता है। आप किसी रेडी की भी देख लीजिए, रेडी का जो हैंडल है उसमें भी थोड़ा टेपर दिया हुआ है। यदि आप उसको बिल्कुल सीधा रखेंगे तो वो रोल नहीं कर पाएगी। रोल करने के लिए उसको आगे फॉरवर्ड रखना पड़ता है, तभी वो रोल करती है। व्हील अलाइनमेंट की एक्टिविटी किसको बोलते हैं? व्हील की टो इन, टो आउट, कैम्बर, कैस्टर को मैन्युफैक्चरर के एंगल पर एडजस्ट करने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम? व्हील अलाइनमेंट। बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब हमारा व्हीकल एक निश्चित स्पीड को अटेन करने के बाद, कुछ स्पीड के बाद, यानी कि 60 से 70 की स्पीड के बाद वबलिंग करने लग जाए, जिसको हम बोलते हैं कांपने लग जाए, वबलिंग, बबलिंग नहीं होता, वबलिंग होता है, W से स्टार्ट होता है, वबलिंग करने लग जाए, इस प्रकार से पहिए कांपने लग जाए, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी डायनेमिक बैलेंसिंग डिस्टर्ब है। और डायनेमिक बैलेंसिंग को प्रॉपर करेक्ट करने के लिए हम एक व्हील बैलेंसर मशीन पर एक एक्टिविटी करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्हील बैलेंसिंग। तो हम कह सकते हैं कि व्हील की डायनेमिक बैलेंसिंग करने की एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? हम व्हील बैलेंसिंग बोलते हैं। और ऐसा व्हील बैलेंसिंग मशीन पर किया जाता है। और इसके लिए ये भी लिख सकते हैं कि यदि कुछ स्पीड पर जाने के बाद व्हील, हमारा व्हीकल के जो व्हील हैं वो वाइब्रेशन करने लगें, तो इसका मतलब क्या है कि उसको व्हील बैलेंसिंग की ज़रूरत है। MPFI, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, यह जो पेट्रोल की इंजेक्शन प्रणाली है आजकल यूज़ होती है कार्बोरेटर की जगह, क्योंकि कार्बोरेटर को सिंगल पॉइंट से ही इंजेक्शन होता था। इसमें क्या है, इसमें इंजेक्टर में मल्टी पॉइंट से इंजेक्टर होता है और यूनिफॉर्मली इंजेक्टर होता है, यूनिफॉर्मली इंजेक्शन होता है। और इसमें इसका एक दूसरा नाम भी है मोटरॉनिक इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्वेश्चन आ सकता है कि MPFI को और किस नाम से जाना जाता है, तो मोटरॉनिक इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। MPFI की फुल फॉर्म आ जाती है तो आपने बोलना है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। और इसके बेनिफिट क्या क्या हैं? पहला बेनिफिट है यूनिफॉर्म हवा और ईंधन को सभी सिलेंडरों में भेजता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है नियमित, बराबर। तो सभी सिलेंडरों में क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड है ये, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही उसको कंट्रोल किया जाता है कि मान लीजिए 100 ग्राम का पेट्रोल उसमें जाना है, ये एग्जांपल के तौर पे है। मान लीजिए लिक्विड को मिलीलीटर में मान लेते हैं, 100 ml का जाना है, तो 100 ml का जो पेट्रोल है वो फर्स्ट सिलेंडर में भी उतना ही जाएगा, सेकंड में भी, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन कार्बोरेटर में हम कह सकते हैं कि अब तक 100% एक्यूरेसी नहीं थी। इससे इस सिस्टम में इंजन की वाइब्रेशन भी कम हो जाती है, क्योंकि जब मिक्सिंग नहीं करेगा वाइब्रेशन भी कम हो जाएगी। और इसकी क्या है, इसमें मिक्सचर अच्छे से जलेगा भी, और इसकी जो एवरेज है, जो माइलेज है, वो भी उसकी इंजनों की क्या होती है? अधिक होती है। और इस प्रकार के इंजन आप स्टार्टिंग है, जो स्टार्टिंग भी काफ़ी आसान रहेगी इस प्रकार के इंजन की। आसान रहती है। उसके बाद क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के इंजन होते थे उनमें एक फॉल्ट था, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि यदि उनकी गाड़ियाँ 2 से 3 महीने तक हम वहाँ पर खड़ी कर दिया करते थे, तो उनमें मैकेनिकल पंप यूज़ होते थे, तो उसका जो फ्लोट चैम्बर था वहाँ पर पेट्रोल सूख जाता था और उस पर वो गाड़ी 2 या 3 महीने खड़ी रहने के कारण स्टार्ट नहीं होती थी। तो लेकिन जो अब MPFI आ रहे हैं उसमें क्या है, उसमें पंप लगा हुआ है। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो पंप ने तुरंत रिले के माध्यम से जितनी उसकी क्वांटिटी है फर्स्ट टर्म में, वहाँ पर उतना सप्लाई कर देना, ताकि हमें फर्स्ट स्टार्टिंग में ही हमें सप्लाई मिलती है, जिसकी वजह से हमारी स्टार्टिंग आसान रहती है। आगे इसके जो मेन कंपोनेंट रहते हैं वो 3 रहते हैं। तो पहले कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, ECM। ECM की फुल फॉर्म आ सकती है कि ECM से क्या अभिप्राय है? इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। और इसको कंप्यूटर भी कहा जाता है व्हीकल का। और यहाँ पर आपको एक और बता दूँ, इसका और नाम भी एक प्रोसेसर भी। तो यदि आपसे कोई पूछे जाए ECM इज़ आल्सो नोन एज डैश, तो आपने कंप्यूटर या प्रोसेसर में से एक भर देना है, दोनों भी लिख सकते हैं आप।
और ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में तो कंप्यूटर या प्रोसेसर में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको, तो आप उसमें से टिक कर दीजिए। और ये करता क्या है, ये सेंसर से सिग्नल लेता है और मैनिपुलेट करके क्या करता है, एक्चुएटर को कार्य करने के लिए कहता है। एक्चुएटर को कहेगा भी अब आप कार्य कीजिए, या एक्चुएटर से कार्य करवाता है, ये कह सकते हैं, करवाता है। उसके बाद है एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या है, वो कार्य करते हैं। जैसे एक्चुएटर का कार्य क्या है, ईसीएम से सिग्नल लेते हैं, उसी अनुसार कार्य करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर सेंसर, एक्चुएटर और ईसीएम के बारे में अभी बताता हूँ, आप इसको बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। सेंसर का काम क्या है, इसका इंजन के डिफरेंट पैरामीटर, जो इंजन के पैरामीटर हैं, स्पीड है, टेम्परेचर है, प्रेशर है आदि को सेंस करके सिग्नल ईसीएम को भेजना है, कितनी स्पीड अटेन हो रही है, कितना टेम्परेचर अटेन हो रहा है, कितना प्रेशर आ रहा है। उस हिसाब से उन्होंने जो एक्टिविटी करनी है एक्चुएटर को, वो उसको मैनिपुलेट करके अपने कोड के हिसाब से, अपनी वोल्टेज के हिसाब से वहाँ पर सेंड करेगी। होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारी स्किन है, हमारा नाक है, हमारे कान हैं, हमारी आंखें हैं, ये क्या है, सेंसर है। हमारे आंखों का जो अंदर का हिस्सा है वो सेंसर है, जो आंखों का झपकने वाला सिस्टम है वो एक्चुएटर है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी हम स्किन की बात करते हैं, तो ये हमारी स्किन क्या है, ये सेंसर है। मान लीजिए इस पर हम कोई भी मान लीजिए गर्म लिक्विड गिराते हैं, तो एकदम से हमारी स्किन सेंस करेगी, एकदम से ईसीएम को, हमारे दिमाग को सिग्नल देगी कि हमारे हाथों पर, उंगली पर कोई गर्म चीज़ गिर चुकी है। तो उसी प्रकार हमारा जो दिमाग है तुरंत मिली सेकेंड्स में हमारी बाजू को सिग्नल देगा कि पीछे हटा लो हाथ को। तो जो बाजुएं हैं हमारी, हाथ है, उंगलियां, वो सारे क्या है, एक्चुएटर जो वर्क करते हैं उस हिसाब से अकॉर्डिंगली। तो आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा कि सेंसर, ईसीएम, ब्रेन हो गया, और एक्चुएटर किस प्रकार से काम करते हैं। उसके बाद ये कुछ फुल फॉर्म है सेंसर्स की। कुछ यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कुछ महत्वपूर्ण सेंसर्स के बारे में बताएं, या एमपीएफआई में प्रयोग होने वाले कुछ सेंसर के बारे में बताएं, तो 2-4 सेंसर मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आपके काम आ जाएंगे। पहला है एएमएफ, एयर मास फ्लो सेंसर। कितनी एयर आ रही है उसके ऊपर एक सेंसर लगा होता है, तो एयर मास फ्लो बताता है उसके ऊपर। एक आईएटी सेंसर भी होता है जो एयर का टेम्परेचर बताता है, उसको बोलते हैं इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। सीकेपी सेंसर, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। क्रैंक शाफ्ट की क्या पोजीशन है, उस हिसाब से वह इंजन को सिग्नल देगी, उस हिसाब से कैम शाफ्ट की पोजीशन रहेगी, उस हिसाब से उसका स्ट्रोक बनेगा। तो ये सारा सिस्टम आपस में लिंक्ड होता है। तो ये सीकेपी की फुल फॉर्म आ सकती है आपके पास। ऑक्सीजन सेंसर या लैम्डा सेंसर, यह है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ऊपर लगा होता है। तो यह एग्जॉस्ट गैसेस की कंडीशन के अनुसार सिग्नल देता है उसको, इंजन को, ईसीएम को। टीपी सेंसर, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, थ्रोटल की कितनी पोजीशन है उस हिसाब से एक्सेलेरेटर को भी सिग्नल जाता है, तो कितनी रेस है, कितनी मतलब हमारी स्पीड है, वो उस हिसाब से बढ़ती घटती है। इसके बाद हम बात करते हैं थ्रोटल बॉडी। थ्रोटल बॉडी बेसिकली क्या है, कार्बोरेटर को रिप्लेस करके एमपीएफआई में यूज़ होने वाली डिवाइस है, जिसमें बटरफ्लाई वाल्व लगा होता है, तितली की तरह ऐसे वाल्व लगा होता है। मान लीजिए ये रास्ता है, इसके ऊपर वाल्व लगाना है, तो इस प्रकार की तितली की तरह वाल्व लगा है, जितना हम इसको खोलना चाहते हैं इस प्रकार से खोल सकते हैं। तो इस प्रकार की डिवाइस होती है। तो बटरफ्लाई वाल्व और सेंसर की सहायता से एयर के इनटेक को, एयर के आने को कंट्रोल किया जाता है, तो कितनी, हाउ मच एयर उसमें भेजनी है। और इसमें कई बार क्या होता है कि एयर के साथ जाने से थोड़ा बहुत कचरा चला जाता है, या एयर के अंदर हल्की फुल्की डस्ट या कोई मॉइस्चर होता है वो चिपकता रहता है। तो उस हिसाब से वहाँ पर बटरफ्लाई की साइडों में जहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेस होता है, जहाँ से डिफ़ॉल्ट जो हमारी आइडलिंग के वक्त एयर जाती है, तो वो भी चोक होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें कुछ मिसिंग की या झटकों की प्रॉब्लम आती है खड़ी गाड़ी में। तो उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फिर उस समय हमें थ्रोटल बॉडी क्लीन करानी चाहिए। और थ्रोटल बॉडी को क्लीन कराने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कार्बो क्लीनर केमिकल होता है, उसका नाम कार्बो क्लीनर होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि थ्रोटल बॉडी को किसके द्वारा क्लीन किया जाता है। CRDI का क्वेश्चन है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन या डीजल का इंजेक्शन सिस्टम है। इसमें डीजल क्या है, पंप की बजाय एक कॉमन रेल से अलग अलग इंजेक्टरों को डायरेक्ट सप्लाई होता है, और एक रेल में पहले से ही उसमें डीजल आया होता है, तो इंजेक्टर्स तक भी पहुंचा होता है, बस ऑन ऑफ का काम करती है वो एक्चुएटर का। लेकिन पहले क्या होता था, पंप होता था, पंप के जो ब्लेड्स हैं उस हिसाब से बने होते थे कि जिस ब्लेड में टरबाइन कट के हिसाब से उसका वहाँ पे चारों के कनेक्शन किए होते थे। तो रोटरी पंप लगा होता था फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर रोटरी पंप के 4 कनेक्शन बने होते थे 4 सिलेंडर में। तो सब सिलेंडर में जहाँ जहाँ उसका नंबर आता था उसकी पोजीशन सेट होती थी, तो उस हिसाब से वह इंजेक्टर्स को डायरेक्ट सप्लाई करता था। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पहले से सप्लाई है, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल करके ऑन ऑफ करना है उसको।
उसके बाद आता है टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर इस टाइप की कुछ डिवाइस है, मैंने इसका एक कट लेआउट बना दिया है। इसके जो अंदर का सिस्टम होता है टर्बो चार्जर का, इस टाइप होता है, एक शाफ्ट और एक तरफ एम्पेलर, एक तरफ टरबाइन होता है। तो इसका काम क्या होता है कि मान लीजिए इधर से एग्जॉस्ट गैसेज आई, एग्जॉस्ट गैसेज का जाने का कनेक्शन इसके साथ कर दिया जाता है, ताकि हम इसको डेफिनेशन पहले हम बता देता हूँ मैं आपको कि टर्बो चार्जर एक फोर्स, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, फोर्स डैश डिवाइस है जिसका प्रयोग दिए गए इंजन से, दिए गए डैश से भी कह सकते हैं, अधिकतम आउटपुट लेने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट बुक का है एक दिया हुआ, तो इसको बोलते हैं फोर्स इंडक्शन डिवाइस। तो यहाँ पर क्या रहेगा इसका कि एग्जॉस्ट गैसेज जैसे जाती हैं तो जाते जाते इस एम्पेलर को घुमा जाती हैं, तो उसके साथ यहीं पे टरबाइन सिस्टम लगा हुआ है, तो इसने भी घूमना है, इसने भी घूमना है। तो इसकी डायरेक्शन क्या बनाई है, एयर के आने की डायरेक्शन और यहाँ पर पहुँचाने की। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी बार वो उसको एग्जॉस्ट गैस जाते हुए जाएगी तो उसके जाने से क्या होगा, ये भी घूमता रहेगा और हमारे पास कंटिन्यूस एयर की सप्लाई सक्शन की हेल्प की बगैर पहुंचती रहेगी, और सक्शन का ज़्यादा हमारा जोर भी नहीं लगेगा, और हमारी क्या है कंटिन्यूस एयर सप्लाई के कारण क्या होगा, पिकअप बढ़ जाएगी। और लेकिन यह जो इसका बेनिफिट है वो हाई आरपीएम पे जाकर देखना शुरू होता है, और कितने हाई आरपीएम पे ये एक्टिवेट होता है प्रॉपर्ली, तो 1.5 लाख तक आरपीएम इसके पहुँच जाते हैं। इतनी हाई रोटेशन होती है, इतना लाइट मटेरियल होता है इसका। तो आपसे पूछे कोई कि टर्बो चार्जर लगभग कितने आरपीएम पर काम करता है, तो 1.5 लाख आरपीएम पर काम करता है। आगे क्लच बताया गया, तो इस टाइप का होता है कि डायफ्राम क्लच, प्रेशर प्लेट जो हमारी होती है, इस टाइप के डायफ्राम क्लच होते हैं। ये उसके स्प्रिंग बने होते हैं, देखी भी होगी आपने अपने क्लासरूम्स में। तो डायफ्राम क्लच, डायफ्राम स्प्रिंग होते हैं उसमें। तो आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि डायफ्राम स्प्रिंग में क्या, डायफ्राम क्लच में क्या होता है, तो डायफ्राम क्लच में क्या होते हैं, डायफ्राम स्प्रिंग होते हैं, और वो किस प्रकार कार्य करते हैं, 2 चीज़ों का कार्य करते हैं। एक तो क्लैंपिंग स्प्रिंग, पकड़ के रखने वाले स्प्रिंग, और रिलीज लीवर, छोड़ने वाले लीवर। तो आपके पास एक फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है कि डायफ्राम स्प्रिंग या डायफ्राम क्लच एक्ट एज डैश एंड डैश। एक्ट का मतलब कार्य करते हैं एज की तरह, डैश और डैश की तरह, क्लैंपिंग स्प्रिंग, रिलीजिंग लीवर। इसके बाद आता है हमारा प्रोपेलर शाफ्ट। यह सॉलिड सर्कुलर, ठोस मतलब सर्कुलर शेप की शाफ्ट है, जिसमें किसी कोण पर क्या करती है, गियरबॉक्स की पावर को किसी कोण पर डिफरेंशियल तक भेजती है एंगल बनाकर। और यह कहाँ, किसके बीच में फिट होती है, इट इज़ फिटेड बिटवीन डैश एंड डैश। तो किसके बीच में फिट होगी, गियरबॉक्स एंड डिफरेंशियल। तो इसका उत्तर आएगा यहाँ पर गियरबॉक्स, यहाँ आएगा डिफरेंशियल। ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है आपके पास, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इसके बाद आता है आपका यूनिवर्सल ज्वाइंट। यह यू शेप के ज्वाइंट हैं जो प्रोपेलर शाफ्ट को गियरबॉक्स और डिफरेंशियल से जोड़ते हैं। सड़क की स्थिति के अनुसार प्रोपेलर शाफ्ट के आवश्यक कोण भी उपलब्ध कराते हैं। जैसे इस टाइप के यू ज्वाइंट होते हैं, तो जैसे जैसे कोण की जरूरत होती है, उसमें लचक होती है, तो उसको भी प्रोवाइड कराते हैं। और स्लिप ज्वाइंट क्या है, ये स्लिप ज्वाइंट का मतलब क्या है, स्लिप करता है, इस टाइप का ज्वाइंट होता है, तो ये शाफ्ट को स्लिप करता रहता है, इधर उधर करता रहता है। उससे क्या, उसकी लेंथ कम ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि बार बार उन्होंने झटका बियर करना होता है, उसकी वजह से उसका एंगल ऐसे बनने से तो वो कई बार खींचती भी है, कई बार पुश भी देती है। तो उसकी लेंथ घटनी बढ़नी चाहिए, यदि नहीं बढ़ती तो सॉलिड होने के कारण वो टूट सकती है। तो ये उसकी में फ्लेक्सिबिलिटी लेंथ में प्रदान करते हैं। यह रोड की कंडीशन के अनुसार जंपिंग के समय प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई को कम या अधिक करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसके बाद डिफरेंशियल। डिफरेंशियल एक ऐसी डिवाइस है जिसमें गियर बॉक्स की पावर को 90 डिग्री तक पहुंचाया जाता है, और यह वाहन को मोड़ते समय क्या करता है, बाहरी पहिए की स्पीड को बढ़ा देता है और भीतरी पहिए की स्पीड को घटा देता है। जो मतलब हमारा बाहरी पहिया रहेगा उसकी स्पीड को तो ये बढ़ा देगा और भीतरी पहिए की स्पीड को घटा देगा, ताकि हम स्मूथली टर्न ले सकें। मान लीजिए हमने ऐसे मुड़ना है, तो हमने एक टर्न लेना है, तो इसको, इस वाले पहिए को तो इतना टर्न लेना पड़ा और इस वाले पहिए को इतना टर्न। यह काम पॉसिबल हो पाता है डिफरेंशियल की वजह से। और यह 90 डिग्री तक पावर भी पहुंचाने का कार्य लेते हैं। यदि फ्रंट व्हील ड्राइव है तो कह सकते हैं कि 90 डिग्री पर नहीं होता, तो दोनों काम जरूर हैं इसके। यदि रियर व्हील ड्राइव है तो AMT CVT, यह क्या है, हमारे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के टाइप्स हैं। तो इसकी फुल फॉर्म आ सकती है AMT ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन और कॉन्स्टेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन। तो ये फुल फॉर्म याद कर लीजिए आप, CVT एंड AMT 1 मार्क्स में आ सकता है। तो जो ऑटोमोबाइल के अंदर केबल्स यूज़ होती हैं इलेक्ट्रिकल की, तो उसकी कैटेगरी क्या है पूछा जाए आपसे, स्टार्टिंग सिस्टम केबल, जनरल पर्पस केबल, हाई टेंशन केबल। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आप अपनी बुक में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। स्टार्टिंग सिस्टम की जो केबल है वो हमारी इंजन को स्टार्ट करने के लिए जो प्रयोग होता है सिस्टम, उसमें लगती हैं। सेल्फ स्टार्टर को कनेक्शन दिया जाता है उससे।
और जनरल पर्पस केबल बाकी के जितने भी सिस्टम हैं गाड़ी के उसको प्रयोग होती हैं। इसके बाद एक कैटेगरी जरूर बच जाती है कि हाई टेंशन केबल, इसमें हाई वोल्टेज करंट होता है। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन भी पिछले पेपर्स में आया हुआ है कि HT केबल क्या है, हाई टेंशन केबल। तो आपने कहना है हाई टेंशन केबल ऐसी हैं जो हाई वोल्टेज करंट को सहन करती हैं। इसमें 20 से 22,000 वोल्ट का करंट होता है, 20 से 22,000 वोल्ट, लेकिन वो DC होता है, डायरेक्ट करंट। इग्निशन कॉइल्स का जो पोर्शन है उसके वहाँ से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक और डिस्ट्रीब्यूटर से स्पार्क प्लग तक जितनी भी केबल यूज़ होती हैं वो हमारी हाई टेंशन केबल होती है, क्योंकि इग्निशन कोयल से पहले तक 12 वोल्ट होती है। इग्निशन कोयल उसको 20 से 22,000 वोल्ट में बदल देती है। तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट को, एक सेंटर पॉइंट है, तो सभी स्पार्क प्लगों को भेजेगा, लेकिन भेजेगा तो 20 से 22,000 वोल्ट। तो इसलिए उन सब में क्या यूज़ होंगी, HT केबल, हाई टेंशन केबल। केबल के जो कलर कोड हैं वो किस प्रकार से रहते हैं, जैसे ब्लैक कलर है वो सिर्फ अर्थिंग के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर भी आपको अर्थिंग करनी है मान लीजिए, क्योंकि जो हम उसकी 2 वायर्स का जो कनेक्शन सिस्टम हमारा होता है वो उसका जो न्यूट्रल है, मान लीजिए एक फेस एक न्यूट्रल, जैसे हमारी घरों की इलेक्ट्रिसिटी में होता है, तो इसमें भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव है वो हम उससे बॉडी से काम लेते हैं ताकि हमारी वायरिंग सेव हो जाती है, तो उसमें अर्थ दे देते हैं उसको हम, अर्थ सर्किट के लिए। तो जहाँ जहाँ पे भी हमने मतलब उसकी सेकंड वायर यूज़ करनी है तो हम उसको ब्लैक वायर का यूज़ करेंगे, बॉडी से अर्थ कर देंगे। ब्लू केबल किस लिए यूज़ होंगी, हेडलैम्प, टेल लैम्प, साइड फॉग लैम्प, जितने भी लैंपिंग का वर्क है हमारा लाइटिंग का उसके लिए हम यूज़ करेंगे। ब्राउन केबल बैटरी सर्किट के लिए यूज़ करेंगे, बैटरी से जो सर्किट जा रहा है। ग्रीन केबल और वाइट केबल, ग्रीन और वाइट केबल में क्या फ़र्क है, दोनों ही इग्निशन सिस्टम के लिए यूज़ होंगी, इग्निशन सर्किट के लिए, लेकिन ग्रीन केबल वहाँ उन कंपोनेंट के लिए यूज़ होगी जो फ्यूज़ से होके जाते हैं, जिनके बीच में एक फ्यूज़ ज़रूर लगा हुआ है, ताकि जब भी उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो फ्यूज़ उड़ जाए। तो ये वाइट केबल कोई ऐसे जनरल सिस्टम होते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऐसे मिसलेनियस सिस्टम लगे हुए हैं, हमारे अतिरिक्त ऐसे सिस्टम है जिनके लिए हमें कोई फ्यूज़ की कोई खास नीड नहीं होती या कंपनी उसमें फ्यूज़ प्रोवाइड नहीं करवाती। आगे है वाइल डिस्कनेक्टिंग बैटरी केबल्स ऑलवेज डिस्कनेक्ट द डैश केबल फर्स्ट। डिस्कनेक्ट करते हुए क्या करना है, हमने सबसे पहले कौन सी केबल हटानी है, नेगेटिव केबल। इसके बाद आता है विच इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ऑटोमोबाइल का हार्ट नहीं है, ऑटोमोबाइल का दिल नहीं, ऑटोमोबाइल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम का दिल किसको कहा जाता है, बैटरी को। ये फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है या 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। आगे मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाई गई कुछ मैनुअल के बारे में आपको एक कन्फ्यूज़न क्लियर करना है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर जो बनाने वाला, किसी ने प्रोडक्ट बनाया, हमारा कोई गाड़ी बनाई, तो उसने 2 मैनुअल डेवलप की होती है, एक सर्विस मैनुअल होती है, एक ओनर मैनुअल होती है, यूज़र मैनुअल। ओनर मैनुअल, यूज़र मैनुअल को कौन यूज़ करता है, यूज़र या ओनर जिसने वो गाड़ी खरीदी है। उसमें क्या दिया होता है, बेसिक ऑपरेशन दिए होते हैं, स्पेसिफिकेशन, ट्रबल शूटिंग दी होती हैं, जो कि व्हीकल यूज़र के काम आती हैं। लेकिन सर्विस मैनुअल का कंसेप्ट इसमें से डिफरेंट है। तो पहले आपसे ये क्वेश्चन आता है, सर्विस मैनुअल को डेवलप कौन करता है, मैन्युफैक्चरर। तो इसको यूज़ कौन करता है, टेक्नीशियन। कहाँ पर, डीलरशिप में। क्या बताती है वो, फुल फंक्शनल मेंटेनेंस, सर्विस, असेंबलिंग, डिसमेंटलिंग, ये सभी प्रोसेस बताती हैं। और इसके जो विषय होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स होता है, उसके एक्सपेंडेड व्यू ऑफ ऑल कंपोनेंट, एक्सपेंडेड व्यू होता है उसमें। असेंबलिंग डिसमेंटल का प्रोसीजर होता है। ये आपके पास 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। और उसमें आपके पास रहेगा कि आपके पास सर्विसेबिलिटी होगी कि कब कब क्या क्या सर्विस करनी है, टॉलरेंस होंगी, उसके साइजेस बताए होंगे, स्पेसिफिकेशन बताई होंगी कि कोई कितने साइज का क्या डालना है आपने, उसमें क्या यूज़ करना है, कितने mm का। आगे डिफरेंशियल के कोई मेन पार्ट्स पूछता है आपसे, कंपोनेंट आ सकता है क्वेश्चन, क्राउन व्हील, ड्राइव शाफ्ट, सन गियर, हाफ शाफ्ट। और यदि आपसे पूछा कि डिफरेंशियल में एडजस्टमेंट जो होती है हमारी, उसकी कैसे करनी है, गैप की एडजस्टमेंट आ जाता है। तो इट इज़ डन बाय एडिंग शिम्स। तो उसमें पतली पतली वाशर लगा सकते हैं, बिल्कुल कागज़ की तरह पतली होती है लेकिन मेटालिक होती हैं, तो अलग अलग थिकनेस की हम ऐड करके उसको या बोल्ट वगैरह से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो एडजस्टर बोल्ट भी दिया होता है उसमें क्राउन व्हील में। आगे एक बैकलैश वर्ड आ सकता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन की, क्राउन व्हील और पिनियन की। क्राउन व्हील के और पिनियन क्या होता है, मतलब यदि जो शाफ्ट उसको घुमाती है डिफरेंशियल को, उसके बाहर लगी होती है और अंदर जो उसके क्राउन व्हील घूम रखा होता है, आपने उसकी कंस्ट्रक्शन तो देखी होगी, ये आपको हल्का सा दिखा दिया जाए। इस टाइप का कुछ डिफरेंशियल होता है हमारा। तो मान लीजिए ये डिफरेंशियल की कंस्ट्रक्शन है, तो ये हमारे साइड में जो हाफ शाफ्ट होगी दो, और यहाँ से हमारा आना शुरू हुई पावर, तो ये बाहर से हमारी स्मॉल शाफ्ट कह सकते हैं, और उसमें पिनियन लगा होता है छोटा गियर। इस पिनियन से ये बड़ा क्राउन व्हील जुड़ा होता है।
इसने इसको घुमाना होता है। ये इसलिए घूमते हैं, ज़्यादा टॉर्क लेने के लिए हम इसका साइज़ बड़ा छोटा रखते हैं, टॉर्क मतलब खिंचाई बढ़ जाती है। फिर उसके बाद 2 हाफ शाफ्ट लगे होते हैं, उनके ऊपर जो गियर लगे होते हैं इनको बोलते हैं हम सन गियर, और इनको हम बोलते हैं प्लैनेटरी गियर। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि प्लैनेटरी गियर कितने होते हैं या सन गियर कितने होते हैं, तो 2 सन गियर होते हैं, 2 प्लैनेटरी गियर होते हैं, एक क्राउन व्हील होता है। ये कंस्ट्रक्शन होगी इसकी, और इससे हम मोड़ते वक्त जो वो लेते हैं बेनिफिट, वो आपको बता दिया गया था पहले टर्न लेने का। और ये बैकलैश वाला क्या होता है कि यदि एक गियर के साथ, मान लीजिए ये दूसरी साइड का गियर है, ये उसकी शाफ्ट है, ये उसके मतलब टीथ हैं, और ये इस तरफ के टीथ हैं, और इन दोनों के साथ आपस में ऐसे घुमाते हुए टीथ के साथ टीथ मैश है, तो जब ये घूमने लगेगा, यहाँ इसको टच करेगा, तो इसके पीछे का जो गैप रहेगा इसके बीच में, तो ये मैक्सिमम जो गैप है इसके अंदर, इसको बोलते हैं, प्ले भी कह सकते हैं, बैकलैश होती है। तो इसको बैकलैश का जो लिमिट है वो 0.15 mm से 1.18 mm तक होती है। किसकी क्राउन व्हील और पिनियन की। लेकिन यदि आपसे पूछे सन गियर और प्लैनेटरी गियर में कितनी होती है आपस में, जो ये गियर आपस में जुड़े लगे होते हैं, एक दूसरे के साथ मैश कर रहे हैं, तो इनमें कितनी बैकलैश रहेगी, इनमें रहेगी 0.10 mm से 0.20 mm तक। इनके अंदर मतलब गैप बहुत कम रहता है। इसके बाद हमारे पास कूलिंग सिस्टम के फॉल्ट और रेमेडीज़। कूलिंग सिस्टम में आने वाले जनरली फॉल्ट बताए गए हैं इसमें, और उनकी रेमेडीज़ क्या है। यदि आपकी मान लीजिए लूज़ और ब्रोकन वाटर पंप पुली की बेल्ट है, या तो ढीली हो सकती है या टूट जाए, तो यदि ढीली है तो उसको एडजस्ट करें, और यदि टूट जाती है तो रिप्लेस करेंगे। लो लेवल कूलेंट, यदि कूलेंट का लेवल लो है तो उसको ज़रूरत के अनुसार जितना है ऐड करें, ताकि वो पूरा हो जाए। वहाँ पर मैक्सिमम लेवल दिया होता है उसमें। वाटर पंप का फॉल्टी होना, तो यदि आपका वाटर पंप फॉल्टी है, वाटर को नहीं उठा रहा, प्रेशर के साथ नहीं बह रहा, तो उसको रिप्लेस कर दें। फॉल्टी रेडिएटर कैप, यदि आपकी रेडिएटर कैप फॉल्टी है, वो गैसेस को नहीं कवर कर रही, तो उसके अपर होल्स को चेक करें एक बार। यदि आपको फिर भी प्रॉब्लम लगे तो कैप को बदल दें। थर्मोस्टेटिक स्विच, यदि आपका काम नहीं कर रहा तो उसको भी स्विच को बदल दें। इसके बाद है फास्टनर। ये फास्टनर का वैसे तो कंसेप्ट आपके लेवल 4 से जा चुका है, लेकिन जो सैम्पल पेपर 2021 का दिया है उसमें फास्टनर का कुछ कंसेप्ट है। तो मेरा विचार ये है कि आप एक बार फास्टनर को थोड़ा सा जान लीजिए, तो हो सकता है आपके लिए काम आ जाए। फास्टनर क्या, एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका प्रयोग 2 भागों को मैकेनिकली जोड़ते हैं। तो इसके लिए हम नट, बोल्ट, स्क्रू, रिवेट आदि जिसका भी यूज़ करते हैं, सभी क्या कैटेगरी में आते हैं फास्टनर में। तो स्टड की डेफिनेशन आ सकती है कि स्टड क्या होता है। स्टड एक साइड थ्रेडेड या डबल साइड थ्रेडेड फास्टनर, जिसको हम जो स्पैनर की सहायता है वो एक तरफ से दे सकते हैं। व्हील स्टड की बात करें तो व्हील हब पर व्हील को फिट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो फास्टनर है वो क्या होते हैं, स्टड होते हैं। तो 2 तरह के होते हैं, प्रेस इन स्टड और स्क्रू इन। प्रेस इन का मतलब पीछे से बस उसको हम किसी हैमर की सहायता से ठोक कर प्रेस कर देते हैं, तो वो फिट हो जाते हैं वैसे के वैसे। उसमें नर्लिंग की होती है, कट डाले होते हैं इस टाइप से हेड होता है उसका। लेकिन स्क्रू इन में क्या होता है, उसमें उसकी थ्रेड से उसको चढ़ाते हैं स्टड को। इसके बाद है हमारा स्टीयरिंग लिंकेज के पार्ट। स्टीयरिंग की जो पूरा सिस्टम लिंकेज बना होता है उसके क्या पार्ट हुए, ड्रैग लिंक, टाई रोड, बॉल ज्वाइंट, एंड ज्वाइंट, असेंबली, टोर्शन बार, स्टीयरिंग शॉक एब्जॉर्बर, स्टीयरिंग एक्सिस बुशेस, स्टीयरिंग आर्म, स्टब एक्सल। इनमें से 2-3 पार्ट ऐसे हैं कि कम या ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हो सकते हैं। तो जनरली मैंने यहाँ पे पार्ट लिख दिए हैं, तो ये आप लर्न कर लीजिएगा। हो सकता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि स्टीयरिंग लिंकेज के पार्ट बताएं। ओसिलोस्कोप, ओसिलोस्कोप भी एक इलेक्ट्रिकल टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। इससे वोल्टेज की जो पल्सेस हैं, कम ज़्यादा हो रही है वोल्टेज, वो चेक की जाती है। जैसे हमारी लाइफ लाइन होती है, इस टाइप से शो होती है, तो इस टाइप से इसमें पल्सेस का राइज और फॉल दिखता है। राइज होगा तो अप जाएगी पल्सेस, और मतलब राइज दिखाएगी, पल्सेस डाउन जाएगी तो क्या, फॉल दिखाएगी। ये भी इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज यूज टू डायग्नोज इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिकल की जो प्रॉब्लम है उसको क्विकली डायग्नोज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील की लैश, अब वो थी पहले बैकलैश बताई थी। जैसे स्टीयरिंग व्हील की लैश क्या होती है कि स्टीयरिंग व्हील में भी हल्की फुल्की प्लेट छोड़ी होती है उसको, ताकि यह एक्यूरेटली काम करे, टाइट ना रहे ज़्यादा। तो इसमें हल्की सी लूजनेस होती है। आपने नोटिस किया होगा कि यदि आप इसको हल्का सा घुमाएंगे तो उससे टायर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कितने mm तक यह घूमेगा कि टायर घूमने स्टार्ट ना हो, तो कितनी इसकी टॉलरेंस है, कितनी इसकी कह सकते हैं हम प्लेट डाली हुई है, तो वो होती है जनरली 10 से 12 mm। 10 से 12 mm तक यदि आप इसको इधर भी करेंगे या इधर करेंगे तो क्या होगा कि उससे टायर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 11वें mm के बाद या 13वें mm के बाद क्या होगा, वो घूमना स्टार्ट होगा। तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ स्टीयरिंग व्हील। यह स्टीयरिंग व्हील की वह मूवमेंट है जो कि रोड व्हील के मूवमेंट के बिना होती है।
पावर स्टीयरिंग क्या है? पावर स्टीयरिंग में पहले मैकेनिकल स्टीयरिंग होता था हमारा, मैकेनिकल लिंकेज जुड़ी हुई थी, बस उससे ऐसे ऐसे करके घुमाते थे इसमें। लेकिन इसके साथ एक और पावर ऐड कर दें यदि हम, ताकि हमारा स्टीयरिंग स्मूथली वर्क करे, हमें आसानी से मोड़ ले सके, हमारा जो फोर्स है वो कम लगे। स्टीयरिंग एफर्ट को कम करने के लिए मैकेनिकल सिस्टम के साथ अन्य पावर का प्रयोग करके स्टीयरिंग को का कार्य लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं हम? पावर स्टीयरिंग। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम होता है एक इलेक्ट्रॉनिक पावर असिस्टेंट होता है। यदि हाइड्रोलिक पंप के द्वारा चले तो हाइड्रोलिक हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा चले तो ईपीएस। ईपीएस की फुल फॉर्म भी यदि आपसे आ सकती है पेपर में, तो उसका उत्तर लिखना आपने इलेक्ट्रॉनिकली पावर असिस्टेड। असिस्टेड का मतलब सहायता प्राप्त, इलेक्ट्रॉनिक की पावर से सहायता प्राप्त स्टीयरिंग सिस्टम। इसके बाद आपके पास आ सकता है कि क्रैंकशाफ्ट की टेपरनेस है, जो टेढ़ापन है। तो यदि हम क्रैंकशाफ्ट की इंस्पेक्शन करेंगे, उसमें एक चैप्टर में आता है, तो उसमें टेढ़ापन देखना है तो वो कितना हो सकता है? 0.050 से 0.060, 0.010 से 0.015, 0.016 से 0.025। वैसे इसको हम पॉइंट्स के बाद अलग अलग बोलते हैं, तो समय कम की वजह से बोल दिया गया। तो वैसे इसका आंसर आएगा 0.0102 to 0.015 mm। तो कहते हैं यदि इफ़ द डायल गेज शोज डिफ्लेक्शन ऑफ डैश, यदि डायल गेज डैश mm की डिफ्लेक्शन शो करे तो पता लगेगा कि प्रोपेलर शाफ्ट मुड़ी हुई है। तो इसमें जो कंसेप्ट यूज़ किया गया है वो बताया गया है कि जो हमारी प्रोपेलर शाफ्ट है तो उसका मुड़ा हुआ कैसे पता लगता है। यदि प्रोपेलर शाफ्ट में जो झुकाव है, यदि ये प्रोपेलर शाफ्ट है तो इसका जो यहाँ पे बेंड पड़ा है तो वो 2 mm से भी ज़्यादा हो जाता है यदि, तो इसका मतलब हमें क्या है, उसको लगेगा कि वो बेंड हो चुकी है, तो हमें उस पर प्रोसेस करनी है। और यदि 2 mm से कम का है तो हम उसको चला सकते हैं। वैसे ज़्यादा मुड़ने पर यह क्या है, साउंड भी करने लग जाती हैं। द अनदर नेम ऑफ पिटमैन आर्म, पिटमैन आर्म स्टीयरिंग सिस्टम में यूज़ की जाती है, तो उसका एक नाम ये भी होता है ड्रैग लिंक। डैश कीप्स द व्हीकल टायर इन कॉन्टैक्ट विद रोड, इनमें से कौन सा सिस्टम है जो व्हीकल के टायर को रोड के कॉन्टैक्ट में रखता है? ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग, सस्पेंशन, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आएगा उत्तर सस्पेंशन सिस्टम। शॉक एब्जॉर्बर शुड बी चेक्ड एट एवरी डैश किलोमीटर, जो शॉकर है हमारे वो कितने किलोमीटर के बाद मतलब वो जांचे जाने चाहिए, तो इसका उत्तर रहेगा 15,000 है, 40,000, 20,000, तो इसमें उत्तर रहेगा 20,000 किलोमीटर के बाद। बैटरी की जो फुल चार्ज ग्रेविटी किस रेंज की होती है? तो बैटरी की कुछ ग्रेविटी की रेंज दी गई है इसमें। तो लकीली इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं कि एक में हमारी फुल ग्रेविटी की रेंज भी पता लग जाएगी आपको और फुल्ली डिस्चार्ज की भी पता लगेगी। तो फुल की जो ग्रेविटी की रेंज होती है वो इसका उत्तर रहेगा 1.260 to 1.280, 1.260 से लेकर 1.280 तक की जो रेंज है वो हमारी फुल चार्ज स्टेट होती है, और ये वाली हमारी होती है डिस्चार्ज स्टेट। तो आपके 2 यहीं पर कवर हो गए। इसके बाद हम जंपर वायर के बारे में पढ़ते हैं। जंपर वायर क्या होती है? जंपर वायर बेसिकली 2 जगह यूज़ होती है और 2 विभिन्न ज़रूरतों के लिए यूज़ होती है। तो पहली जो हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है वो भी बता देता हूँ। इसके अतिरिक्त भी जंपर वायर की एक डेफिनेशन है। यह एक ऐसी वायर है जिसका प्रयोग बैटरी से सीधे डायरेक्ट किसी भाग को सप्लाई देकर टेस्टिंग करने के लिए करते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पर बैटरी पड़ी है और हमें यहाँ पर हेडलैम्प चेक करना है और ये नहीं पता यहाँ पर सप्लाई आ रही है कि नहीं, तो हम एक पॉजिटिव से जंपर वायर लगाकर यहाँ पर चेक कर लेंगे, या हॉर्न या कोई चीज़ चेक करनी है तो ये जो जंप करके हम डायरेक्ट उसको सप्लाई दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं जंपर वायर। लेकिन एक जंपर वायर का सेट होता है, उससे हम दूसरा काम भी लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी बैटरी है और ये हमारे पास स्पेयर बैटरी है और ये व्हीकल की बैटरी है, इससे स्टार्ट नहीं हो रहा हमारा व्हीकल, बैटरी लो हो चुकी है। तो हमने मान लीजिए इसको व्हीकल को स्टार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पॉजिटिव से पॉजिटिव को एक वायर सेट और एक नेगेटिव से नेगेटिव को मिला देंगे, तो ये जंपर वायर का सेट लगाकर हम इसको व्हीकल को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस वायर के डबल सेट का प्रयोग व्हीकल की लो हुई बैटरी को स्पेयर बैटरी से स्टार्ट करने के लिए भी करते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन ये वाली कवर की हुई है। तो दोनों डेफिनेशन लिख दीजिए, एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा कि आपको इतनी नॉलेज है। इसके बाद है हमारा लॉजिक प्रोब। लॉजिक प्रोब यह एक ऐसी डिवाइस है जो टेस्ट लाइट की तरह काम करते हुए वोल्टेज के बारे में और जानकारी प्रदान करती है। मतलब कि आपको क्या करेगी ये डिवाइस, टेस्ट लाइट की तरह काम तो करेगी कि वोल्टेज है कि नहीं, तो लेकिन इसके अंदर क्या है, 3 रंग की LEDs होंगी, रेड लाइट, ग्रीन, येलो। तो 2 या 3 मार्क्स में आएगा। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं कि इसमें यहाँ पे सर्किट में हाई वोल्टेज है, यहाँ पे होगा मेरे हिसाब से को, तो ग्रीन में क्या है, सफिशिएंट वोल्टेज है,
इसमें क्या है, येलो में क्या पल्सेस है वो स्टेबल नहीं है हमारी। तो ये 3 हमारे रहेंगे इसमें। तो आप आशा करते हैं आपको काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यदि नीड पड़ती है तो हम इसका पार्ट 2 भी बनाते हैं। तो अभी आप पार्ट 1 से अच्छे से रिवीजन कीजिए। आपको अच्छे एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।